गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग एक दूसरे पोएम्स को पढ़ने चलते हैं, ठीक ना? कल हम लोग किताब के दूसरे पोएम है ये हमारा, एक ने हमने खत्म कर लिया आपको, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई शाउ, सॉन्ग ऑफ माई शाउ बाय वॉल्ट व्हिटमन। वॉल्ट व्हिटमन, ठीक है। ये अब ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखो, सॉन्ग सॉन्ग ऑफ, इसको ऑफ नहीं पढ़ते, ऑफ ऑफ, हम लोग इसको ऑफ पढ़ते, ऑफ नहीं है, ऑफ माई शो, यानी गीत अपने बारे में। सॉन्ग ऑफ माई शो, गीत अपने बारे में, यानी जो कवि है वो अपना ही खुद का गीत गाता है। हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी वह सॉन्ग वो खुद से गाता है, अपने ऊपर गाता है, अपने आप में गाता है। इसे कोई भी चीज, बाहरी चीज की जरूरत नहीं है जिससे वो प्रेरित होकर गाए, यानी उसकी अपनी बॉडी पर और अपने सोच पे, अपने आप पर उसे बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि जो इंसान है ना, वह गॉड का अल्टीमेट मास्टरपीस है और इसके अंदर एक गॉड बनने की संभावना छिपा हुआ है। क्योंकि हम लोग गॉड के हाथों से बन के आए हैं ना, तो उनके जो क्वालिटी है हम लोग के अंदर है। इसलिए इंसान हमेशा परेशान होता है, क्योंकि जैसे वो पैदा होता है वैसे नहीं, उसके अंदर भगवान बनने की संभावना होता है। इसीलिए इंसान परेशान रहता है। लेकिन कभी आप जानवरों को देखे हो परेशानी में? नहीं, क्योंकि वो डॉग पैदा होता है, डॉग ही मर जाता है, कैट पैदा होता है, कैट ही मर जाता है। लेकिन इंसान एक आदमी के रूप में पैदा होता है और भगवान बनकर इस धरती से निर्वाण को प्राप्त करता है। तो इंसान के अंदर वो खूबियां है। इसलिए कहता है कि लाइफ में ह्यूमन बॉडी इज अ मास्टरपीस क्रिएटेड बाय गॉड। अद्वितीय ये क्रिएशन है। इसलिए कवि अपने ऊपर गाता है, इसे किसी चीज की और प्रेरणा की जरूरत नहीं है। जो आउटसाइड है वो टेम्परारी है, उससे इसको प्रेरणा नहीं मिलता, अपने आप से प्रेरणा मिलता है। तो ये कभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप है, ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल है, अंदर की बात करता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ये संसारिक उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा जिसके पीछे सारे लोग दौड़ रहे हैं। ये उन चीजों की बात कर रहा है जो अंदर है। इसीलिए इसका नाम रखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के ऊपर गीत, खुद से गाया हुआ गीत, खुद का गीत, ठीक, खुद के ऊपर गीत, ठीक है। ये वाला कवि है वॉल्ट व्हिटमन। ये अमेरिका के हैं, अमेरिकन कवि है और मॉडर्न है। तो जो मॉडर्न है, अमेरिका का है, तो इसे मॉडर्निटी की बहुत अच्छी ज्ञान है। हम लोग जो इंडियन हैं वो मॉडर्न नहीं है, हम लोग यार, हम लोग सेम ही है, आधा मॉडर्न आधा ट्रेडिशनल। हमें कुछ की मैंने कुछ का भी ज्ञान नहीं है। हम लोग पश्चिम की ओर भाग रहे हैं और पश्चिम के लोग पूरब की ओर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये कवि को अच्छे ढंग से पता है कि लाइफ में जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है वह टेम्पररी है, वह आदमी को प्लेजर नहीं देता, ब्लिस नहीं देता, ये प्रेशर बढ़ाता है, एंजाइटी बढ़ाता है। इसलिए कवि हम सबको इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है, प्लीज स्टॉप रनिंग
outside in the world of materialism, return back in the world of spiritualism. If you want happiness, pleasure, bliss in your life, ये इनका मैसेज है। पढ़ने के बाद और भी क्लियर हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है? आ जाओ। This man is Walt Whitman. This man is Walt Whitman. ठीक है, देख लिया आपने, पिक्स देख लीजिए। आ जाओ, अब हम लोग इनके बारे में कुछ जानकारी कर लें, ठीक है? आ जाओ, कुछ इनके बारे में लिखी गई है। मैं चाहता हूं कि आपको इसे पढ़कर आपको समझा दूं, ताकि आपको इनके थॉट प्रोसेस से आप थोड़ा रूबरू हो जाएं। इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा बहुत डीप है। ये अगर एक आम आदमी एक इसका ट्रांसलेशन करेगा तो दैट वेरी पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली ही वांट्स टू कन्वे। आई बात समझ में? अगर केवल आप ट्रांसलेशन करोगे इनकी कविता को ना, तो आप समझ नहीं पाओगे ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि ट्रांसलेशन नहीं, पैराफ्रेजिंग नहीं, मैं इनके भाव को व्यक्त करूंगा विद द हेल्प ऑफ पैराफ्रेजिंग, ठीक है? लाइन पढ़ूंगा और लाइन के अंदर छुपे हुए बातों को मैं बताऊंगा। आई बात समझ में? कभी है ना, कहा जाता है जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। पोएट्स आर वेरी मिस्टीरियस। कवि लोग होते हैं ना, मिस्टीरियस होते हैं, रहस्यवादी होते हैं। एक संत और कवि में बहुत थोड़ा अंतर होता है, ठीक? यानी इनका सोच संत टाइप हो जाता है। तो जो सोचेगा ना वो आम आदमी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आम आदमी दौड़ रहा है शोहरत के पीछे, नाम के पीछे, हाँ, धन के पीछे। और जिसको धन मिल गया हो, जिसको शोहरत मिल गया हो, उससे पूछो वो किसके पीछे भाग रहा है मेरे भाई? वह आत्मा के शांति के पीछे भाग रहा है। इसलिए देखोगे जितने यूरोपियंस है वे सारे इंडियन गुरुज को अपना आराध्य मान रखे हैं। इंडिया में वो गुरु नॉट वेरी पॉपुलर, लेकिन विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में वो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक? आई बात में? स्टीव जॉब वो इंडिया आया करते थे, वो कुंभ नहाने भी आया करते थे। यस, अपने चार्टर प्लेन से आते थे और कुंभ नहा के जाते थे। यस, और वो इंडिया के एक नीम करोड़ी बाबा से उनके आश्रम में आया करते थे। जब वो आए स्टीव जॉब, तो वो उस समय तक उनका देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने उस आश्रम में गया और उसी आश्रम में कुछ दिन बिताने के बाद उनको ज्ञान आया, हाँ, और उसी ज्ञान को लेकर वह फिर से अपना सोच बदला और आज एप्पल कंपनी का, है ना, फाउंडर बना। क्योंकि वो फ्लॉप हो चुका था, लेकिन यहां से लौटने के बाद ही वह एप्पल को ग्रेट बना सका। और कहा जाता है कि जो नीम करोड़ी बाबा का सबसे प्रिय, है ना, प्रसाद था, वो था एप्पल। इसीलिए माना जाता है कि जो एप्पल कंपनी है उसका जो सिंबल है वो नीम करोड़ी बाबा के एप्पल से लिया गया है। सोचकर आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग फील हो रहा होगा ना? तो सोचो, वी इंडियंस नॉट वेरी प्राउड ऑफ, बट दे अंडरस्टैंड देम, they are very proud of being the disciple of such gurus. Am I right? Ajo. Walter Whitman was an American poet. यानी वाल्टर व्हिटमैन क्या थे? अमेरिकन पोएट थे। क्लियर? एसेइस्ट थे, यानी लेख लिखने वाले थे, कवि थे, लेखक थे, एस्से लिखते थे। जर्नलिस्ट यानी यह पत्रकारिता भी करते थे। ह्यूमनिस्ट, वह एक मानवतावादी थे। मानव से प्यार करने वाले आदमी को ह्यूमनिस्ट बोला जाता है।
ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन। वह पार्ट माने जाते हैं किस चीज का? ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, बिटवीन ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है अंतर्ज्ञानवाद। अंतर्ज्ञानवाद यानी अंदर के ज्ञान के पीछे जो भागता है ना, उसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। और वह जो ज्ञान, वह जो पद्धति है, उसे ही ट्रांसेंडेंटलिज्म कहा जाता है। अंतर्ज्ञानवाद, एक बाह्य ज्ञान, एक अंतर ज्ञान यानी अंदर की ज्ञान। तो ये ट्रांजिशन में थे, यानी ये अपने आप को यानी रियलिज्म से यथार्थवाद, यथार्थ मानी ये संसारिकता से अपने आप को ट्रांसेंडेंटलिज्म में, है ना, ट्रांजिशन किए थे, बदलाव किए थे, यानी अपने आप में चेंज किए थे। इन्होंने अपने अंदर की अंतर आत्मा की यात्रा किए थे, जस्ट लाइक बुद्धा, जस्ट लाइक महावीर। ठीक, इनकॉर्पोरेटिंग बोथ व्यू इन हिज वर्क। इसलिए अगर इनकी किताब को पढ़ोगे, इनकी पोएम्स को पढ़ोगे, तो इनमें इनकॉर्पोरेटिंग समाविष्ट मिलेगा, यानी इनमें ये दोनों चीजों की, है ना, वर्णन मिलेगा, यानी अंतर्ज्ञान का और यथार्थवाद का, दोनों का सम्मिश्रण मिलेगा। इसलिए कविता थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे भाई, वो इतना इजी नहीं होगा ग्रैंड मदर हाउस की तरह, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए कहता है बोथ व्यूज, इसके अंदर दोनों व्यू मिलेंगे भाई मेरे, यानी बोथ व्यू। कौन कौन सा? ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म का, यथार्थवाद और अंतर्ज्ञानवाद का कॉम्बो पैक मिलेगा इनके कविता के अंदर। ठीक है, इन हिज वर्क व्हिटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन अमेरिकन कैनन। कहता है, माना जाता है कि जो व्हिटमैन साहब थे वह बहुत ही प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली कवि थे। अमेरिका के ग्रंथ संग्रह, अमेरिका में जितने भी ग्रंथ संग्रह है, ग्रंथ के रचयिता हैं, उन ग्रंथ रचयिताओं में ये सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। ठीक, यानी वन ऑफ द मोस्ट influential poet of American literature। अमेरिका के साहित्य का एक बहुत ही, है ना, प्रभावशाली फिगर रहे हैं ये मिस्टर, है ना, व्हिटमैन साहब। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। इन्हें प्राय कहा जाता है फादर, यानी पिता कहा जाता है किस चीज का? फ्री वर्स का, यानी मुक्त छंद का। यानी फ्री वर्स, मुक्त छंद, यानी छंद नहीं है इनके कविता में। यानी बहुत सारे जो कवि हैं वो बहुत छंद पर ध्यान देते हैं, यानी लाइन के स्ट्रक्चर पे, लाइन के जो अंत में जो वर्ड होता है उसके तुकबंदी पे ध्यान देते हैं। जैसे लास्ट में जो वर्ड होगा उसको मैच करना पड़ता है। गॉन फॉरलॉन, गॉन फॉरलॉन, ऐसे वाला। तो ये दो लाइन, माने ये मीटर, फीट, राइम इसके पक्ष में नहीं थे। जो व्यक्ति राइम को केयर नहीं करता, मीटर को केयर नहीं करता, फीट को केयर नहीं करता, एकदम फ्रीली लिखता है, उसे ही कहा जाता है फ्री वर्स। यानी इसमें लाइन में मीटर नहीं होगा। मीटर समझते हो? लाइन को भी नापा जाता है मेरे भाई, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, हाँ ना, पेंटामीटर, हेप्टामीटर, हाँ, उसको बांटा जाता है फीट में, हाँ ना, खंड खंड में बांटा जाता है, सबके लय होता है लास्ट में। ठीक है, हिंदी में तो मैं क्लास में कहता हूं ना, ओखा बोखा, ओखा के का, बोका के का, ओका बोका, काका, लेड़ा गेड़ा, लेड़ा गेड़ा, दोनों में गागा, तो इसी को कहते तुकबंदी। तो ये सब नहीं पाया जाता है इनके कविता में, इसलिए इस कविता को कहा गया है फ्री वर्स, यानी ये फ्री वर्स में लिखा करते थे।
इसलिए इनको पितामह कहा जाता है फ्री वर्स का। ठीक है, क्योंकि फ्री वर्स में जो फीलिंग्स आया उसको एलाबोरेट कर दिए, उसको है ना बाहर निकाल दिए, है ना, उसको एक्सप्रेस कर दिए। लेकिन अगर आप उसके स्ट्रक्चर पे चले जाओगे तो फिर आप हो सकता है कि फीलिंग मिस कर जाओगे। इसीलिए हमारे व्हिटमैन साहब फ्री वर्स यूज करते थे, उसको पसंद करते थे। इतनी बात समझ में आ गई? अब भी इसको पढ़ेंगे, आपके पास तो रहेगी वीडियो, आप आराम से इसको पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ लेंगे। बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है जो मैंने आपको इसी के अंदर डाल दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? वीडियो पॉज करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। समझाने के लिए तो मैं समझा ही दिया ना, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ये लाइन समझ में आने लग जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़े। अब देखो ये पैदा कब हुए थे? बॉर्न वाल्टर व्हिटमैन, बॉर्न 31 मई। 31 मई, ये मई नहीं होता भाई, मई। पढ़ने का एक तरीका होता है यार, मई, हम पढ़ते मई। मई 31 मई 1819 ये इनका जन्म है। ठीक है, ये पैदा हुए थे वेस्ट हिल प्लेस है, स्टेट है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, हम लोग यॉर्क पढ़ते हैं, यह यॉर्क, न्यूयॉर्क यूएस अमेरिका में। आई बात समझ में? प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए भैया, यॉर्क, यॉर्क, यॉर्क नहीं, यॉर्क, न्यूयॉर्क। डायड, मर गए, ये देखो प्रोनाउंसिएशन है, डायड, मर गए। हाँ, कब? 26 मार्च, मार्च नहीं होता, मार्च, आर साइलेंट है इसलिए मार्च। 36 मार्च 1892 एट द एज ऑफ 72, यानी 72 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। ठीक है, 26 मार्च 1892 में इनका देहांत हो गया। ठीक, अब सुनो कहां मरे थे? एक जगह है कैम्पटन, 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 लोग पढ़ लेगा कैम्पडेन नहीं, कैम्पटन, न्यू जर्सी। अब देखो इसके स्पेलिंग देखो, GERSEY, इसको लोग पढ़ते हैं जर्सी। नहीं मेरे भाई, ये जर्सी नहीं है, जर्सी, जर्सी, यस, न्यू जर्सी यूएस, यानी जगह का नाम था कैम्पटन और स्टेट है न्यू जर्सी। वो कहाँ पे? यूएस में। यहाँ पे इनका देहांत हो गया था। कुछ प्रोनाउंसिएशन है ये मेरे दोस्त, ध्यान ना, मैंने कोशिश किया है, मैं यहाँ तो पढ़ाता हूँ तो प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ाता हूँ। आप लोग हो हरा तो थोड़ा सा हो सकता है अटपटा लगता होगा, लेकिन फिर भी यही राइट है, क्योंकि मैं इसे इंटरनेशनल, हाँ, अल्फ़ाबेट, इंटरनेशनल जो होता है फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट के आधार पर मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरा दुनिया उसी के आधार पर पढ़ता है, हम लोग अपने इंडियन आदमी ने अपने हिसाब से इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये क्या करते थे? ये पोइट थे, यानी पोइट्री लिखते थे। ये एसाइस्ट थे, एस्से लिखते थे, लेख लिखते थे। और जर्नलिस्ट थे, यानी जर्नलिस्ट, यानी पत्रकारिता करते थे। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेरे भाई, जर्नलिस्ट, एसाइस्ट, ऐसा ये प्रोनाउंस देखने की कोशिश करोगे। ये जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, यानी पत्रकार भी थे, यानी ऐसे लिखते थे और कविता भी लिखते थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पोइट, असेइस्ट, जर्नलिस्ट। क्लियर? आ जाओ। वो तो कवि के बारे में हो गया। इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में देखो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ is a poem by Walt Whitman that is included in his work Lips of Grass। यानी इन्होंने एक किताब लिखा था
जिसका नाम था लिप्स ऑफ ग्रास, लंबा सा कविता है। उसी कविता से एक कविता का एक खंड लिया गया है, एक पार्ट है उसका, माने बिगिनिंग है ये, यानी फर्स्ट स्टेंजा कह सकते हो उसके अंदर। ठीक है, एक लंबा सा कविता का वो सीरीज है और उस किताब का नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। उसी ग्रास से यह कविता ली गई है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द कोर ऑफ द व्हिटमैन्स पोएटिक विजन, यानी जो व्हिटमैन साहब हैं उनका जो विजन है, उनका जो दृष्टि है, उनका सोचने का तौर तरीका है, ये कविता इस किताब में है, लिप्स ऑफ ग्रास में। उनका पूरा विजन इसी में है। एक बार अगर पढ़ लोगे किताब तो पूरी उनकी विजन, उनकी फिलॉसफी आपको समझ में आ जाएगा। टोटल फिलॉसफी इज देयर, और उसी बुक से ये कविता आपको ली गई है। सोचो हाउ इंपॉर्टेंट दिस पोएम इज, है मैं राइट। अब देखो लिखा गया है, लिप्स ऑफ ग्रास इज ऑल्सो नोटेबल, यानी जो लिप्स ऑफ ग्रास जो है ना वो बहुत ही नोटेबल है, विख्यात है, फॉर इट्स डिस्कशन ऑफ डिलाइट इन सेंसुअल प्लेजर। अब सेंसुअल प्लेजर का मतलब होता है काम वासना से संबंधित आनंद को सेंसुअल प्लेजर बोलते हैं। कामुक आनंद को सेंसुअल प्लेजर कहते हैं। तो इनके कविता में आपको मिलेगा ये सब चीजें, क्योंकि इंसान है ना मेरे दोस्त, ये बॉडी में सेक्सुअलिटी है, क्योंकि वी आर बॉर्न फ्रॉम दैट एलिमेंट सेक्सुअलिटी, क्योंकि हम दो पेरेंट्स से मिलके आए हैं, स्पर्म एंड एग्स दोनों मिलते हैं। और वो कब हम लोग को एक दूसरे से मिलता है, जब हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करते हैं। तो वी आर दिस बॉडी इज फ्रॉम दैट वेरी सेक्स, दैट इज द वेरी नेचुरल फेनोमेना अकॉर्डिंग टू द पोइट। इसी को ही शंकर जी बोलते हैं सृष्टि। ठीक है, इन्हीं को होते सृष्टि। जब भी आदमी प्यार से एक दूसरे के साथ मिलता है और उससे जो पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड सृष्टि। सारा फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड शिवा इज देयर, अर्धनारीश्वरा, है मैं राइट, सेम फिलॉसफी इज देयर। यानी इसमें डिस्कशन किया गया है सेंसुअल प्लेजर के बारे में। ड्यूरिंग एट अ टाइम सच कैंडिड डिस्प्ले, और इस तरह का जो सच्चाई वाली बात है, सच्चाई वाले जो प्रदर्शन है, वे आर कंसीडर्ड इमोरल। यानी जब इन्होंने लिखा उस समय इस बात को इमोरल समझा जाता था। अरे यार, हम लोग सेक्स से पैदा हुए हैं, सेक्स के अणु से पैदा हुए हैं, सेक्स के परमाणु से पैदा हुए हैं, तो पूरा बॉडी ही सेक्सुअल है। Am I right? इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी सेक्स इज द फंडामेंटल एनर्जी, एंड फ्रॉम दैट फंडामेंटल एनर्जी वी ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड। हाँ, एक तो बहुत बड़ा विद्वान हुए, फिलोसोफर हुए, उन्होंने एक किताब ही लिख दिया, संभोग से समाधि की ओर। Am I right? तो दैट इज द फिलॉसफी हियर ऑफ मिस्टर व्हिटमैन। लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, कहीं भी रियलिटी को एक्सेप्ट कभी भी नहीं किया जाता। जीसस, इनको क्रॉस पर लटका दिया गया, क्योंकि इनकी जो रियलिटी थी कोई एक्सेप्ट नहीं किया। बुद्ध को पत्थर मारे गए, हाँ, सुकरात को जहर पिला दिया गया, गैलीलियो को भी फांसी दे दिया गया। तो ये सब चीजें ये दर्शाता है कि जब भी आदमी सत्य बोलता है तो लोग उसे अस्वीकार करते हैं। वही स्थिति इनके साथ भी हो गया, क्योंकि समाज सही बात को एक्सेप्ट नहीं करता। समाज को वही बात अच्छा लगता है जो उसको मन को भाता है। अब मन को भाता क्या चीज है? झूठी प्रशंसा। दैट्स, सबको कहो यस बॉस, यू आर ग्रेट, एवरीबॉडी विल बी वेरी हैप्पी विथ यू। लेकिन कह दोगे यू आर नॉट वेरी ग्रेट, यू आर वेरी कनिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी, वो आदमी आपसे नाराज हो जाएगा। दिस इज द रियलिटी। अच्छा, इसलिए जो आदमी बहुत सक्सेसफुल है ना मेरे दोस्त, वो कहीं ना कहीं यस बॉस वाला है, हर जगह यस बॉस। सपोज यू आर इन ऑफिस, अगर आप ऑफिस में हो और अपने बॉस को हमेशा यस बॉस, वो कहते हैं सुनो बस आज सूरज पश्चिम में उगा था ना, यस बॉस, वो आदमी आपसे बड़ा खुश होगा। तो ये कह दोगे नहीं पूरब में उगा था, आप झूठ बोल रहे हो, वो आदमी आपसे नाराज हो जाएगा।
दैट्स, इसीलिए इनको इस जो फिलॉसफी है उसको क्या कहते हैं, इमोरल समझा गया। द बुक वॉज हाईली कंट्रोवर्शियल, और ये किताब बहुत ही विवादास्पद हो गया जब इन्होंने लिखा इस किताब को, इसलिए इस किताब को छापने वाला कोई नहीं मिल रहा था। मेरे इतना विवाद हुआ इस किताब पर कि कोई छापने वाला पब्लिशर नहीं मिल रहा था मेरे भाई इसको, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स टाइम फॉर इट्स एक्सप्लिट स्पष्ट सेक्सुअल इमेजरी, क्योंकि इसमें देखोगे बहुत सारे सेक्सुअल इमेजरी डाला हुआ है, इमेजेस डाला गया है, हाँ, वर्ड टाइप ऑफ इमेजेस, ठीक है। एंड इसलिए हम लोग भी धर्म में देखोगे खजुराहो वगैरह का मंदिर आपने गया होगा, देखे होगे, कोणार्क वगैरह का मंदिर में, तो जो बाहर के जो स्टेच्यूज हैं वह सब क्या है, सेक्सुअल इमेजेस है वहां पे, हाँ। तो उसी तरह से इन्होंने भी कविता में है ना सेक्सुअल इमेजरी का यूज किया है। अब बताओ मंदिर में उस तरह के इमेजेस क्यों बनाए गए? व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट? We simple people are not in a condition to understand that philosophy, my dear. You have to go very deep. आपको बहुत अंदर जाना पड़ेगा, then you can understand the philosophy. मंदिर के बाहर ऐसे मूर्तियां क्यों बनाई गई है? आई बात समझ में? वेरी डीप फिलॉसफी है मेरे दोस्त। इन्होंने भी वैसा ही किया, किताब कंट्रोवर्शियल हो गया। Whitman was subject to be derision. Derision means तो उपहास का ये वस्तु बन गए। हर आदमी लोग इन पर उपहास करता था, इनका मजाक उड़ाता था, इन पर ताना कसता था। कंटेम्पररी क्रिटिक्स यानी उस जमाने के जो भी क्रिटिक्स थे इन पर ताना मारते थे, क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं ना उनको ताना मारा जाता है। हाँ, बाद में मरने के बाद रियलाइज करता है कि वाह हाउ ग्रेट दैट वाज। अब जीसस थे, इनको क्रॉस पे लटका दिया गया, मरने के बाद लोगों को एहसास हुआ हाउ ग्रेट ही वाज, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग भी बहुत सारे लोगों को ऐसे करते हैं। हमने बुद्ध को भी पत्थर खाते देखा है, महावीर को भी पत्थर खाते देखा है, सुकरात को भी मरते देखा है, गैलीलियो को भी मरते देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने मरते देखा है। क्योंकि ये लोगों को मार दिया जाता है, क्योंकि लोग को डर हो जाता है कि ये आदमी सत्य बता देगा तो जो झूठ का जो हम लोग ऊपर से ये चोला ओढ़े है ना उसका क्या होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसलिए मैं भी पढ़ाता हूं ना, कहता हूं बी ए स्मार्ट स्टूडेंट, आप स्मार्ट बनो। हाँ, लोग कहता है ना, लोग आपको चूना लगा दिया, नहीं, आप चूना लगवाते हो। किसी के मजाल जब आप स्मार्ट हो तो कोई तुमको चूना क्यों लगाएगा? माय डियर, ट्राई टू बी। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? आपके पास है, इसको वीडियो को पॉज करके पूरा सेंटेंस को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे। आई बात समझ में? आ जाओ। ये लिप्स ऑफ ग्रास है, यही बुक है लिप्स ऑफ ग्रास, और इसमें देखोगे 70 पेजेस है और 52 सेक्शंस है। इसमें से एक सेक्शन आपको पढ़ने को आज मिलेगा, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाले कुछ इसके वोकैब्स है, आपको डील कर दे, आप इसको देख लेंगे, उसका फिर पोएम को डील करा देते हैं। मेरे सारे जितने भी मैं वोकैब्स लिखता हूं उसमें प्रोनाउंसिएशन एकदम मस्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि यार प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इस बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फेस, उसी तरह इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन। एम आई राइट? लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। दैट्स व्हाई आवर इंग्लिश इज नॉट वेरी वेरी इफेक्टिव। एम आई राइट? बहुत इफेक्टिव नहीं होता, इंटरैक्टिव नहीं होता। अच्छा, अब देखो, सेलिब्रेट पढ़ते हैं, ये सेलिब्रेट, 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 ठीक है, उत्सव मनाना। अज्यूम, अज्यूम मीन्स मानना। एटम, एटम परमाणु। बिलोंग, संबद्ध होना या संबंधित होना। लव, लोफ नहीं, लव, लव मतलब भटकना,
वांडर कर रहा। इनवाइट, इनवाइट नहीं, इनवाइट। इनवाइट माने आमंत्रित करना। लीन, आराम करना। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब गौर से देखना। स्पीयर, स्पीयर, स्पीयर यानी पौधा, अंकुर या बर्छी। साम, साम नॉट समर, साम गर्मी का मौसम। सॉइल नॉट सॉइल, सॉइल मिट्टी। ए नॉट एयर, ए आर साइलेंट है मेरे दोस्त। ए मतलब हवा। हम लोग तो पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता। क्रीड्स मत, पंथ, धर्म। अबेयंस, अबेयंस, अबेयंस असमंजस में, दुविधा में, डाउट में, डायलेमा में, भ्रम में। ठीक ना? असमंजस, डाउट, दुविधा, डाउट, डायलेमा। डायलेमा ने भ्रम में है, इसी इसका नाम होता अबेयंस। ठीक। सफाइस्ट, सफाइस्ट, तृप्त। forgotten, forgotten यानी भुलाया गया। harbor, harbor आश्रय देना। hazard, hazard hazard नहीं, hazard यानी संकट यानी और विपत्ति। these are the vocabs, these are the vocabs। इसको याद करना मेरे दोस्त। Without vocabs there is no English। अगर vocabs नहीं है, you cannot understand, you cannot write, you cannot speak English। Try to। इसलिए vocabs are very important। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। ये पार्ट्स देखो, ये कविता मेरे पास यहां है। इस कविता पे आने से पहले मैं आपको कुछ इसके बैकग्राउंड की बात कर देता हूं, ताकि आपको ये कविता समझने में आसान हो जाएगा। ये अंतर्ज्ञान की बात बताएं। ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म, वो टर्म आया था ना। तो ये आइडिया जो है ना, ट्रांसेंडेंटलिज्म से संबंधित है। अगर ये समझ में आ गया, ये कविता भी समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में? आ जाओ। तो मैं इसको थोड़ा पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको कविता पढ़ा देता हूं। ठीक। अब देखो क्या लिखते हैं ये, थोड़ा ध्यान से देखना। ये कविता का पार्ट नहीं है, ये अलग है। ये इनकी फीलिंग है, ये इनकी रियलाइजेशन है, और उसके बाद इन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक। ये समझदारी इनके अंदर आई, तब इन्होंने इस कविता को लिखा। कौन सी समझदारी इनको आई कि ये कविता लिखा, तो जानना भी तो जरूरी पड़ेगा ना। कौन सा भावना इनके अंदर आया कि इस तरह की कविता इन्होंने लिख दिया। और लिखता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। मैंने क्यों ऐसा बोलते हैं कि मैं खुद का जश्न मनाता हूं और खुद गाता हूं। क्यों लिखते हैं ये अंडरस्टैंडिंग आया तब। आई बात समझ में? आ जाओ। देखो लिखते हैं, एवरी मैन ऑन दिस अर्थ, जितने भी आदमी इस धरती पे है, इज अ मास्टरपीस। धरती पर जितने भी लोग हैं ना, वो कौन है? मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब होता है उत्तम रचना। मास्टरपीस का मतलब उत्तम रचना, माने सबसे उत्कृष्ट रचना। ये हम लोग हैं। इससे बड़ा रचना कोई नहीं है मेरे भाई। आज नए नए एआई आ रहा है, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहा, और फिर 1 महीना 2 महीना में अपडेट की जरूरत होती है। और हमारे ईश्वर गॉड ने हमें जो बनाया है, ये ऐसा अपडेटेड है कि कभी आउटडेटेड होता ही नहीं है। आई बात समझ में? आ जाओ।
इसलिए कहते हैं कि जितने भी आज धरती पे इंसान है ना, वो मास्टरपीस है, उत्तम उत्तम रचना है, भगवान का सबसे उत्तम रचना है। मास्टरपीस का मतलब क्या होता है? हम तो हिंदी बता दिए उत्तम पीस, उत्तम, लेकिन अंग्रेजी में समझो। अनरिपीटेबल, अनरिपीटेबल यानी अनोखा, यानी अनोखा है। मास्टरपीस का मतलब अनोखा। A strange type of personality, mysterious, uncomparable, unrepeatable माने अनोखा, जिसको दोहराया नहीं जा सके, जिसका कोई दूसरा कॉपी ना हो सके। मास्टरपीस का मतलब ये होता है। इनकम्पेरेबल, बेजोर, बेमिसाल, अनुपम, बेजोर, अनुपम, बेमिसाल चीज को कहते हैं इनकम्पेरेबल। अटरली यूनिक, बिल्कुल अद्वितीय, यानी दिस इज द मीनिंग ऑफ मास्टरपीस। यानी आदमी कैसा है धरती पर? वह है ना अनोखा है, वह बेजोर है और बिल्कुल ही यूनिक है, अद्वितीय है। ये हर इंसान, एक की नहीं, हर, आप भी वही हो, मैं भी वही हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हाँ, छोटे छोटे चीजों में इस चीजों को गंवाते हैं। कहा जाता है ना भोजपुरी में, सोना दहाइल जाए कोयला पर छापा। सोना दह रहा है और हम लोग कोयला छाप रहे हैं, कोयला छान रहे हैं। दैट्स द मीनिंग। देयर हैज नेवर बीन ए पर्सन, कहता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान ना हुआ है, लाइक यू, आप जैसा, हमारे जैसा, बिफोर, हमसे पहले, तुमसे पहले तुम्हारे जैसा कोई नहीं हुआ। तुम अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी हो। देयर इज नोबडी एल्स लाइक यू राइट नाउ। तुम्हारे जैसे दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जैसे भी दुनिया में कोई नहीं है। आई एम द सिंगल पीस, यू आर द सिंगल पीस, एवरी मैन इज सिंगल पीस। लेकिन कहा जाता है, कंपेयर कर देते हैं क्लास में टीचर, अरे वो फर्स्ट आया तो तुम फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं मेरे भाई, हर आदमी अलग है, हर आदमी का अलग अलग व्यवस्था है। नो कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, टू मैन। एम आई राइट? हम लोग एकदम अनोखा है, लेकिन हमारे शिक्षा पद्धति में ऐसा, सबको एक ही तराजू पे तौलते हैं। सब लोग एक है, और कोई टॉप आ रहा है उसका तुलना हम उससे कर देते हैं जो उसका नंबर कुछ कम आ जाता है, उसको डिप्रेशन में डाल देते हैं। नहीं, हर आदमी अलग है। देखते हो किसी का थंब इंप्रेशन, सबका अलग है, इसलिए हर इंसान अलग है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबॉडी। तुम हो, मैं हूं। मैं तेरे जैसा नहीं हो सकता और आप मेरे जैसा नहीं हो सकता। एम आई राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, in the whole world and there will never be anybody like you। ना हुआ है, ना होगा और ना था तेरे जैसा इस धरती पर। You are utterly unique। Whatever you have, your own, explore it। उसको एक्सप्लोर करो, try to understand it। उसको समझने की कोशिश करो। You will be a God on this earth। Every human being has the possibility to be a God, but we are begging hither and thither for materialism, for material things। पैसे इधर उधर मांग रहे हैं। अच्छा, manner of effacing, यानी effacing का मतलब होता है बर्बाद कर रहा है इंसान अपने आप को। To become like others, अपने आप को बर्बाद हम लोग कैसे करते हैं? दूसरे जैसा बनने की कोशिश में। आई एम शंकर ठाकुर, यू कैन नॉट बी शंकर ठाकुर। So don't try to copy me। You should try to make your own place in the society। Don't try to be Sachin। Don't try to be Kohli। हर आदमी अपने आप में है। Don't try to be Dhoni। Every man is unique in
वन सेल्फ। ठीक, हर आदमी अपने आप में यूनिक है, लेकिन हम लोग दूसरे को कॉपी करने में लगे हैं। हाँ, बाल उस तरह बनाने लग जाते हैं, खेलने उस तरह लग जाते हैं, हम कॉपी बन जाते हैं। तो कॉपी पेस्ट, कॉपी आदमी हमेशा कॉपी रहेगा ना यार। ये कहाँ पे भगवान, हाँ तुम बन जा रहे हो एकदम छोटे मोटे चीज, यानी राजा होकर भीख मांग रहे हो इन absence ऑफ ट्रू नॉलेज। that's the problem in us. We all are king, we have power of God, but we are begging in absence of correct knowledge. अच्छा, someone likes to be Tata. यहाँ दुनिया में इस धरती पे कुछ कोई लोग टाटा बनना चाहता है, टाटा, टाटा बिरला, जमशेद जी टाटा बन जाऊंगा मैं, टाटा ग्रुप का मालिक बन जाऊंगा। कुछ लोग बनना चाहता है अंबानी, धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कुछ लोग एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ठीक, ये लोग बनना चाहते हैं। नहीं बनो यार, वो है, तुम है, कोई किसी से कम नहीं है। आज देखो, पहले लोग कहता था नासा नासा, आज इसरो भी तो है, इसरो भी तो है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पे गया, और जाते ही चंद्रयान 2 जो ध्वस्त हो गया, तो उसने ऐसे ऐसे पिक्चर्स भेजे हैं जो दूसरी दुनिया देखकर आश्चर्यचकित है। दिस इज द कमाल ऑफ इसरो। तो भैया हर आदमी के पास क्षमता है, बस आपको पहचानने आना चाहिए। मोदी जी ने पहचाना और उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट किया। आज देखो व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया, देख रहे हो कि नहीं? आ जाओ। इसलिए कहता है कि हम सब लोग किसी ना किसी आदमी की कॉपी कर रहे हैं। इसलिए कहता है ये सब करने से क्या हो रहा है, हम लोग फेसिंग कर रहे हैं अपने आप को, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन आ गया किसको? व्हिटमैन साहब को। इसलिए कहते हैं व्हिटमैन साहब गॉट दिस रियलाइजेशन, ये सारा रियलाइजेशन व्हिटमैन साहब को आ गया, दैट एवरीथिंग विद इन वन सेल्फ, एवरीथिंग इज विद इन वन सेल्फ। हर चीज इंसान के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। आउटसाइड देयर इज नथिंग, बाहर तो कुछ भी नहीं है, बट फ्रस्ट्रेशन, बाहर बेचैनी है। दैट्स वाई, यही कारण है ही इज इन ग्रेट रिजॉइस। ये बात जब इनको समझ में आ गया तो अपने आप में रिजॉइस में कर रहे हैं, अपने आप में खुशी आनंद मना रहे हैं। ही इज ब्लूमिंग, वो अब खिल रहे हैं फूलों की तरह। यस व्हिटमैन, स्प्रिंग इज देयर इन हिज लाइफ, उनके जिंदगी में बसंत बहार आ गया है। एंड डांसिंग एंड सिंगिंग, और वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि व्हाट ही इज, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इन हिम, वो जान चुके हैं। और जिस आदमी को यह एहसास हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। इसी को कहते हैं इनलाइटेनमेंट। इनको भी सेमी इनलाइटेनमेंट हो गया, एम आई राइट? फुल नहीं कह सकते हो, सेमी इनलाइटेनमेंट हो गया। और इसी इनलाइटेनमेंट के चक्कर में इन्होंने ये कविता लिख डाला। अब आदमी वो उस ऊंचाई से एक कविता उस ऊंचाई से एक कविता लिखा है, और हम नीचे रहकर इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी उनके सोच को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि है जिसको मैंने आपको समझा दिया। अब समझो, अब यहाँ पे ये जो कवि हैं डांसिंग कर रहे हैं, रिजॉइसिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि सब कुछ अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर केवल फ्रस्ट्रेशन है, बेचैनी है, दुख है, पीड़ा है, अंदर ही सुख है, अंदर ही शांति है। इसलिए हिंदी में कहा गया है, जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, अब मैं बाबरन डुबन डरी रोई किनारे बैठ। यानी अगर आपको चाहते हो अपने आप को जानना तो यू हैव टू जंप इनटू द ओशन,
and find out what you are. लेकिन हम लोग किनारे में बैठ कर रोते हैं. That's the condition of every human being on this earth. Yes, modern men are doing like that. They are hankering after money, wealth, name and fame. लेकिन बाद में क्या मिलता है? बोलो, डिप्रेशन, हार्ट अटैक. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसीलिए कभी को एहसास हो गया, भाई बाहर की यात्रा बंद करो, अंदर की यात्रा करो. यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ. क्योंकि लाइफ कुछ ही दिनों का है. हर चीज नापा जोखा है. हमारा एक एक सांस काउंटेड है. इसलिए इंजॉय एवरी ब्रीथ. हर एक सांस को आनंद में परिणित करो. और ये तभी करोगे ना जब तुम अंडरस्टैंड करोगे मेरे भाई. लेकिन हम तो अज्ञानता में कॉपी कर रहे हैं किसी के पीछे. वो 2 मंजिला मकान बना लिया, हम 4 मंजिला मकान बनाने के चक्कर में बनाते बनाते मर जाओगे. जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे. यह बात इनको पहले ही एहसास हो गया. इसीलिए यह कविता लिखा. इसीलिए यह कविता लिखा. अब यहीं से हम लोग आगे पढ़ेंगे. यहीं से इस कविता का मूल रूप शुरू होता है. देखो, यहीं से मूल रूप शुरू होता है मेरे भाई. देखो कहा ना, he is blooming, spring is there in his life. वो खिल रहे हैं. he is in great rejoice, great आनंद में है. किस बात को जानकर कि आउटसाइड देयर इज नथिंग, फ्रस्ट्रेशन केवल है. ठीक है, सारा चीज इनके अंदर है. इन सब चीजों को जानकर वो डांसिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं. इसीलिए लिखते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ. इसीलिए हम लोग तो दूसरे के लिए गाते हैं, ये अपने लिए गाते हैं. ये खुद जश्न मनाते हैं. हम जश्न मनाने के लिए अवसर खोजते हैं. शादी हो, जन्मदिन हो या सालगिरह हो, तब जश्न मनाते हैं. रोज जश्न है. जिंदगी भी अपने आप में एक सेलिब्रेशन है. उसके लिए जो इसे समझता है मेरे भाई. ठीक है, इसलिए कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ. मैं खुद का जश्न मनाता हूं. मैं खुद का जश्न मनाता हूं. यस, आई एम ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी. यस, डांसिंग to know I am human being, I am the great creation of God, I am the son of God, that's why I am dancing, I am celebrating. That is the meaning. And sing myself. अब खुद गाता हूं. यस, मैं अपने आप को अपने आप का जश्न मनाता हूं और खुद गाना गाता हूं. क्योंकि जब आदमी खुश होता है तो गुनगुनाता है, और जो गुनगुनाता है वही गीत होता है. ठीक, जैसे आप खुश होते हो तो कुछ ना कुछ करते हो ना यार, वही. इसलिए कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ. मैं खुद का जश्न मनाता हूं और खुद गाता हूं. वाई? क्योंकि इन्होंने जान गया, रियलाइज दैट एवरीथिंग इज विद इन वन सेल्फ. क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि सब कुछ उसके अंदर है. आउटसाइड केवल फ्रस्ट्रेशन है. इसीलिए ग्रेट रिजॉइस में है वो आदमी. इसीलिए वो क्या कर रहा? खुद का जश्न मना रहा, खुद से गाना गा रहा. आप भी अगर रियलाइजेशन हो जाएगा मेरे भाई, तो आप भी गाना गाने लग जाओगे. तुम्हारी जिंदगी ही एक गीत हो जाएगा. यस, जिंदगी अपने आप में सेलिब्रेशन हो जाएगा. कभी सेलिब्रेशन खोजने की जरूरत नहीं रहेगा. रोज सेलिब्रेशन, रोज जश्न रहेगा जिंदगी में. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऐसा जिंदगी जीना चाह रहे हो ना, तो चाहते हो तो बस फॉलो मिस्टर वॉल्ट व्हिटमैन्स फिलॉसफी. एंड व्हाट आई अज्यूम, आता है जो चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं. अज्यूम मतलब मानता हूं. आज यू विल अज्यूम, तुम भी मानोगे, तुम भी मानोगे. अभी तुम अंधे की तरह भाग रहे हो धन दौलत और शोहरत के पीछे. एहसास आएगी तुमको भी. जिस दिन आएगी उस दिन तुम भी खुद का जश्न मनाओगे.
यस, इसलिए कह रहा है कि जो मैं आज अज्यूम कर रहा हूं ना, जो मैं मानता हूं कि अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, यह बात तुम भी कल को अज्यूम करोगे। सब कुछ लुटाने के बाद, सब कुछ लुटाने के बाद एहसास करोगे। इसलिए देखते हो जो आदमी बूढ़े हो जाते हैं ना, वो मरना भी नहीं चाहते। कहोगे बाबा जय बा, कहेगा कितना बेहुदा आदमी है यार, मरने को कहता है। अरे यार तुमसे चला नहीं जा रहा, तुमसे उठा नहीं जा रहा, बॉडी इज हेल्पलेस, तो व्हाई आर यू लिविंग, फॉर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसके लिए इंतजार कर रहे हो, गो हैप्पीली। लेकिन तुमने जिंदगी जिया ही नहीं है, तुमने बचा बचा कर रखा था, कल जिएंगे कल जिएंगे कल जिएंगे, करते करते जिंदगी ऐसा हो गया। अब क्या जिएगा कपार। जब खाने का समय था खाया नहीं, खेलने का समय था खेला नहीं, नाचने का समय था नाचा नहीं, और अब बुढ़ापा आ गया, डायबिटीज आ गया, खाना रखा है खाया नहीं जा रहा, डॉक्टर कहता नो 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 डोंट टच। नाचने का वक्त आ रहा, गोर काम नहीं कर रहा, नाच नहीं पा रहे हो। यस, गाने का मन कर रहा है, गला नहीं है, दांत नहीं है, आवाज में कुछ नहीं, भरभराहट आ रहा है, बोरियो कहां जाता रू हो, ऐसा आवाज निकल रहा। इसलिए कहता है डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर टुमारो, टुडे इज एवरीथिंग, आज ही सब कुछ है, कल क्या होगा किसको पता, कल क्या होगा किसको पता, ले ले जिंदगी का आज ही मजा, आज ही तेरे हाथ में, सोओगे कल उठ पाओगे कि नहीं उठ पाओगे, नोबडी नोज, सो एंजॉय योरसेल्फ टुडे। इसलिए कहता है कि भैया तो मैं तो जानता हूं तुम भी कल जान जाओगे, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि एवरी एटम, यानी शरीर का जितने भी परमाणु है, जो सेल्स है, यहाँ एटम का मतलब सेल्स, जिस सेल्स से हमारा बॉडी बना है, बिलोंगिंग टू मी, जो मेरे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, वो सारे सेल्स एज गुड बिलोंगिंग टू यू, वही सेल्स तुम्हारे अंदर भी है। हम लोग सेल्स से बने होते हैं ना, उत्तक से, इसी उत्तक को ये एटम बोलते हैं। तो जो हमारे अंदर जो सेल्स है, वही सेल्स तुम्हारे अंदर भी है। तो अगर मुझे रियलाइजेशन हो रहा है तो तेरे पास तुम्हें भी रियलाइजेशन होगी। जैसे मान लो मेरे पास भी एक फोन है, सेम कंपनी का फोन है, और तुम्हारे पास भी सेम कंपनी का फोन है, और मैं कुछ ऐसे क्या कहते हैं ऐप्स है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, कुछ ऐसे चीजें जो उसके से हम कर रहा हूं और तुम नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू नो व्हाट इज, है ना, व्हाट इज देयर इन योर फोन। यू डोंट नो अबाउट योर फोन, तुम अपने फोन के बारे में नहीं जानते, इसीलिए तुम वो नहीं करते। और जो आदमी जानता है उसी फोन से क्या क्या कर रहा। देखते हो आजकल लड़के आईफोन लेके घूमते हैं, फॉर व्हाट? और कुछ लोग उसी आईफोन से मूवी बना देते हैं, शॉर्ट्स बना देते हैं, रील्स बना देते हैं, एकदम डिजिटल, जस्ट लाइक अ फिल्म। क्योंकि उनको पता है उनके डिवाइस में बहुत सारी खूबियां हैं। तो ये शरीर भी अपने आप में उसी तरह एक डिवाइस है। इसलिए अगर मेरे बॉडी में मैं रियलाइज करके इसी बॉडी में रहकर, तो तुम भी कल को रियलाइज करोगे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी और मेरा बॉडी सेम मटेरियल से बना है, सेम एटम से बना है। देयर इज नो चेंज। ये नहीं कि मेरा बॉडी ऐसा है तुम्हारा बॉडी अलग है, नहीं, बॉडी इज द सेम। इसलिए एहसास तुमको भी होगा, आज मेरे को हो गया है, कल तेरे को होगा, क्योंकि हमारा एटम तुम्हारा एटम एकदम एज गुड एज टू यू। जितना अच्छा मेरे पास है उतना ही तेरे पास है, जितना मात्रा है मेरे पास है उतना मात्रा में तेरे पास है। इसलिए कहता है कि तुम भी एहसास करोगे। आज मैं सेलिब्रेट करता हूं, कल तुम भी सेलिब्रेट करोगे। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका 3 लाइन। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अच्छा, नेक्स्ट देखो, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं भटकता हूं। लोफ मतलब होता है भटकना। मैं घूमता हूं, अब कोई काम नहीं है, घूम रहा हूं, मस्ती में घूम रहा हूं। हमारे पास तो वक्त ही नहीं है घूमने का। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस,
दिन भर लैपटॉप और दिन भर काम में लगे, नो टाइम। ये कहता है मैं तो एकदम घूमता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं, अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं। ये दोस्तों को नहीं, अपने आत्मा को, यानी घूमता हूं और अपने आप को जानने की कोशिश करता हूं। व्हाट आई एम, क्या हु आई एम, हु आई एम, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिंग ऑन दिस अर्थ। और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि धरती पे आने का पर्पस क्या है। ठीक है, गिफ्ट ऑफ गॉड है, उसमें बातें कही गई है कि गॉड ने इंसान को पैदा किया है इस भगवान की जो संपदा है इसको देख रेख करने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वी आर द मैसेंजर। गॉड हैज सेंट अस हियर टू लुक आफ्टर। बट हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं की संपदा को बेचकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं, और इसी करने में हमें परेशानी होती है, बेचैनी होती है। इसीलिए हम लोग सब परेशान हैं। आ जाओ। I lean and loaf at my ease, कहता है मैं झुकता हूं, घूमता हूं, at my ease, यानी सहजता से, अपनी सहजता से, जहां मन करता है वहां जाता हूं। आज मॉडर्न एज में आदमी अपने सहजता से नहीं घूम रहा, उसे मजबूरी में घूमना पड़ रहा। अब डायबिटीज हो गया, अब सुबह उठ के घूम रहे हो, ये असहजता है। लेकिन खुशी में रोज घूमने जा रहे हो, ये सहजता है। इसलिए कहता है कि मैं, अगर खुशी से तुम रोज पहले घूमे होते तो आज डायबिटीज आपको नहीं हुआ होता, जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। ठीक, आ जाओ। इसलिए कहता है कि मैं झुकता हूं, मैं घूमता हूं, एट माई ईज, अपनी सहजता से। ठीक है, अपने हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। और क्या करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, गौर से देखता हूं। व्हाट, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी भाला घास देखता हूं। माने भाला जैसा घास होता है, उसका नाम है भला घास, यानी स्पीयर ग्रास। स्पीयर ग्रास अगर आप देखोगे डिक्शनरी में स्पीयर ग्रास करके आएगा, और ये कब निकलता है, ये समर में निकलता है स्पीयर ग्रास। तो मैं देखता हूं स्पीयर ग्रास को। अगर आप चाहें तो देख सकते हो, यहां पे स्पीयर ग्रास है, देख रहे हो कैसे कैसे दिखाई दे रहा, ये स्पीयर ग्रास है। ये सब क्या है, स्पीयर। इसको देखता हूं, इसी में घूमता हूं, चारों तरफ वादियां हैं, पेड़ है, हरियाली है, और ये स्पीयर ग्रास देख रहे हो, स्पीयर की तरफ बाहर निकला है कि नहीं, इसको स्पीयर ग्रास कहते हैं। तो मैं इसको देखता हूं, यानी मैं झुकता हूं, घूमता हूं, अपने हिसाब से, अपने सहजता से देखता हूं। किसको, इस स्पीयर ग्रास को देखता हूं। मैं मूवी नहीं देखता, आर्टिफिशियल चीज नहीं देखता, नेचुरल चीज देखता हूं। ठीक, और हम लोग दिन भर मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप चलाते हैं, हाँ, जो चलाना नहीं चाहिए। कभी कभी आप स्क्रॉल करोगे तो कहेगा आप अकेले हो, दोस्ती करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, मैं भी अकेली हूं, बात करो, ये ऐप डाउनलोड करो। बस फंस गए चक्कर में। अरे जाओ, पेड़ों से बात करो, फूलों से बात करो, आपकी खुशी मिलेगी। ये इंसान से बात करोगे, छल्लावे वाले इंसान छल्ली कर देगा तेरे शरीर को, तब गाना गाने लग जाओगे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आई बात समझ में, आ जाओ। इतनी बात समझ में आ गई होगी, चलो आगे देखते हैं। अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं आपको। वाला घास, ये वाला घास, ये स्पीयर ग्रास है। आई बात समझ में? आगे देखो क्या लिखते हैं, माई टंग, मेरा जुबान, माई टंग, every atom of my blood formed from the soil and air, यानी मेरा ये जुबान
जिससे मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर बहने वाला सारा खून किस चीज से बना है? मिट्टी से बना है और हवा से बना है। बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड क्या सप्लाई करता है? ब्लड से माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। कोरोना काल में देखे थे ना, ऑक्सीजन कम हो जाता था, आदमी मर जाता था। इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एयर। और जैसे ही बाहर कटता है तो ब्लड बाहर आता है, ऑक्सीजन हवा में चला जाता है और ब्लड क्लॉट कर जाता है। वो मिट्टी जैसा होता है ना। तो इस शरीर में जो है, पूरा बॉडी में खून है, और खून किससे बना है? सॉइल से और एयर से। मेरे अंदर भी वही है, तेरे अंदर भी वही है। ये नहीं कि मेरे अंदर खून है और तेरे अंदर, है ना, पेट्रोल है, डीजल है। ऐसा नहीं है यार। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं पैदा हुआ हूं या पेरेंट्स से। यानी कोई भी इंसान इस धरती पर पेरेंट्स के माध्यम से आते हैं। यानी माता पिता के, जब आदमी माता पिता एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करते हैं, उसी से हम लोग पैदा होते हैं। ये नहीं कि ऊपर से लद लद नीचे गिरते हैं, ऐसा नहीं होता। हर आदमी माता पिता के इंटरकोर्स के फल स्वरूप हम लोग यहाँ पे आते हैं, याद रखोगे। इसलिए कहता है बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं भी पेरेंट्स से पैदा हुआ हूं, तुम भी पेरेंट्स से पैदा हो। ये नहीं कि ऊपर से लद दे यहां आ गए हो। ठीक है, आ जाओ। पेरेंट्स बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स भी पैदा हुए यहीं पे, इसी धरती पे, अपने पेरेंट्स से। धरती पे पैदा होता है, चंद्रमा में पैदा हम लोग नहीं होते हैं, याद रखिए। द सेम, उसी तरीके से जैसे मैं पैदा हुआ, वैसे मेरे माता पिता भी अपने माता पिता से पैदा हुए। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता के भी माता पिता ही सेम। यानी हर आदमी माता पिता से ही पैदा होता है, इसी धरती पे पैदा होता है। ये नहीं कि हम लोग जाकर मंगल ग्रह पे पैदा होकर यहाँ ऊपर से नीचे जंप मार देते हैं। तो एवरीबॉडी का प्रोसेस ऐसे ही होता है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉडी कैसे इस धरती पे आता है। लेकिन ये धरती आता है माता पिता के माध्यम से, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वह डिवाइन होता है, ईश्वरीय होता है। ये बात कहना चाह रहे हैं आप। आई नाउ 37 years old, यानी अब भी मैं 47 साल का हूं। यानी कहने का मतलब 47 साल की उम्र में जाकर इन्होंने इस बात को एहसास किया कि एवरीथिंग इज इनसाइड, नथिंग इज आउटसाइड। वी आर द मास्टर क्रिएशन ऑफ गॉड, वी आर utterly unique. There is no comparison of this personality, this body. यह एहसास इनको 37 years में हुआ। हर आदमी के ज्ञान अपने अपने उम्र में होता है। बुद्ध भी एक उम्र में आए तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोले वो भी हम लोग जैसे थे, उनकी भी शादी हुई, उनके भी बच्चे पैदा हुए। महावीर भी वैसे ही, हर आदमी का वैसे ही हालत। कबीर, सारे लोग जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, सारे लोग ऐसे ही। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और जब मैं एहसास कर लिया, मुझे जब एहसास हुआ रियलिटी का कि एवरीथिंग इज इनसाइड, व्हाई आर वी रनिंग आउटसाइड, कि सब कुछ अंदर ही है तो बाहर क्यों दौड़ रहे हूं, किस लिए बाहर दौड़ रहा हूं। तो मुझे परफेक्ट हेल्थ प्राप्त हुआ। यानी मैं बाहर का दौड़ना बंद कर दिया, अब अंदर की यात्रा करने लगा। अंत यात्रा यानी ध्यान। यस, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ योर इंटायर प्रॉब्लम। इसलिए आज के जमाने में सब लोग कहता है मेडिटेशन करो, माइंड को शांत रखना है मेडिटेशन करो, सत्य को जानना है मेडिटेशन करो। ठीक, लेकिन जो आदमी मेडिटेशन नहीं करता है वो बेचैन रहता है। आई बात समझ में? इसलिए मेडिटेशन आज के मॉडर्न एज में जो बाहर के लोग हैं सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी को 47 साल में एहसास हुआ और परफेक्ट हेल्थ उनका आरंभ हुआ। तुम भी चाहते हो कि हेल्दी हो जाए, तो भैया कभी की तरह एहसास करो। स्टॉप
running outside. Start the journey from outside into inside. बाहर से भीतर जाने का यात्रा शुरू करो। ठीक, आ जाओ। अब कहता है होपिंग, मैं आशा करता हूं, टू सीज नॉट टिल डेथ, और ये जो स्थिति है मेरी, ये मौत तक ऐसे ही रहेगा, ऐसा मुझे आशा है। क्योंकि एक बार तुम जान जाओगे रियलिटी को, तो मौत भी तुमसे दूर हो जाएगा। मौत से डर नहीं लगता। यस, इसलिए जो आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं उसको निर्माण होता है। उसको, वो जो मरते हैं उनको मृत्यु नहीं बोलते हैं, वो निर्माण को उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, वो शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। और हम लोग जो है मरते हैं, मरते समय हम लोग का आंख बंद हो जाता है, हम लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी अवस्था में प्राण छूटता है। Am I right? और जो बुद्धत्व को उपलब्ध आदमी होते हैं वो जिंदा होश में प्राण छोड़ते हैं। उसी से उसको कहते हैं निर्वाण, उनका निर्वाण हो गया। ठीक है, अच्छा, हम लोग की मृत्यु हो जाता है। ठीक, कहते हैं कि ये मृत्यु तक मैं ऐसा ही रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं जान गया हूं व्हाट इज द रियलिटी। आई इतनी बात समझ में? मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अब देखो, अब ये क्या बोलते हैं, ये जो ये दुनिया की बात बता रहे हैं, ठीक है, सुन लो। कहता है दुनिया में जितने भी क्रीड्स हैं, जितनी भी धर्म या पंथ है, और जितना भी स्कूल्स हैं, स्कूल में सोचने की तरीका, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ये सब क्या है? एवियंस है, यानी दुविधा में है, डाउट में है, ठहरा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वही बवादम से चल रहा। इसलिए सारा धर्म डाउटफुल है, हमारा सारा सोच डाउटफुल है, कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। बस हम लोग कॉपी करते हैं कि देख लिए फलना आदमी बाबा धाम जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे बोल बम, मोटा बम बोल बम, पतला बम बोल बम, आगे बढ़ बम, आगे बढ़ो बम बम, यही करते हैं। अरे यार तुम जा क्यों रहे हो? आपको ये जानना चाहिए। देखोगे सारे लोग कॉपी करते हैं, फॉर व्हाट? बिकॉज दे हैव नो, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट। तो जब जिस धरती का धर्म, पंथ, संप्रदाय, सोचने का तौर तरीका जो डाउट में होगा, वहां उन्नति क्या होगा? जो धर्म हम लोग अपना रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, उससे तो मारपीट हो रहा है। हम लोग एक दूसरे के धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्म के नाम पर एक दूसरे को बंटवारा करते हैं। ये कहीं धर्म सिखाता है क्या? धर्म सिखाता है एक साथ रहना। धर्म क्या है? रिलीजन क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग है, नॉट द आर्ट ऑफ फाइटिंग, नॉट आर्ट ऑफ डिवाइडिंग। ये सब नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो हमारा धर्म है, हमारा जो सोचने का तौर तरीका है, वो सारा आउटडेटेड है, डाउटफुल है। एक कवि बोल रहे हैं, कहते हैं रिटायरिंग बैक अ वाइल, कहते हैं कि कुछ देर के लिए भैया रिटायरिंग बैक हो जाओ, संन्यास ले लो इन सब चीजों से, इन सब चीजों से, धर्म से, स्कूल, सोचने का तौर तरीका से एकदम सोचना छोड़ दो। यानी गो इनटू द स्टेट ऑफ नो माइंड। यस, स्टेट ऑफ नो माइंड की अवस्था में चल जाओ। मत सोचो कि तुम किस धर्म के फॉलो करते हो, मत सोचो कि तुम लोग क्या सोचते हैं, कुछ मत, कोई विचार नहीं, एकदम थॉटलेस हो जाओ। उसी को कहते हैं स्टेट ऑफ नो माइंड, स्टेट ऑफ नो माइंड। कुछ नहीं, बस जस्ट फील, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। ये तो कहता है कि भाई रिटायर हो जाओ, बैक अ वाइल सफिस्ट, यानी एकदम कुछ देर के लिए संन्यास ले लो। व्हाट दे आर, दे मतलब धर्म क्या है, सोच क्या है, इन सब से तुम छुट्टी ले लो, लीव इट, छोड़ो। लोग क्या फॉलो करते हैं, कौन भगवान को मानते हैं, सब छोड़ो, बस आंख बंद करो और ऑब्जर्व करो। ये कहना चाहते हैं। लेकिन हम इंसान नेवर फॉरगॉट, लेकिन हम लोग भूलते ही नहीं है। जैसे ही आंख बंद करेंगे बाहर याद आने लग जाएगा कि
कि कोई आदमी मुझे बुला रहा है, कहीं हमको जाना है, हमारा पैसा यहाँ बकाया है, फलना आदमी ये बोल रहा था, चिल्ला आदमी ये बोल रहा था। अरे भैया, इसलिए कहता है कि हम इंसान नेवर फॉरगॉटन, नहीं भूलते। जिंदगी भर हम लोग इसी चीज में चक्कर में रहते, क्रीड्स, स्कूल्स, इसी के लिए संप्रदाय बन गया, तरह तरह के संप्रदाय बन गया, और इसी के चक्कर में हम लोग रोज मारा पीटी करते हैं। इसलिए कहता है कि भैया इन सब चीजों को छोड़ो और एकदम संन्यास ले लो इन सब से, धर्म के बारे में मत सोचो, कोई भी सिद्धांत जो समाज में चल रहा है सब बंद करो, ठीक है, तब जाकर यू कैन, तो तब तुम्हारा जो यात्रा है ना अंतर्मुखी होगा, बाह्यमुखी नहीं होगा। ये सब छोड़ोगे तब, लेकिन बाहर डिस्कशन करते रहोगे तो फिर आप कभी भी अंतर यात्रा नहीं कर सकते, और जब तक अंतर यात्रा नहीं करोगे तब तक तुम अपने आप को नहीं समझ पाओगे। आई बात समझ में? और जब तक तुम अपने आप को समझ नहीं पाओगे तब तक तुम है ना आनंद को उपलब्ध नहीं होगे, ठीक है। बस आनंद के लिए सिनेमा अब उसके सब्स्टिट्यूट खोजोगे तो दारू पियोगे, ड्रग लोगे, यस, सेक्स करोगे, यही सब काम करोगे, यही प्रॉब्लम है। इसलिए कहता है कि मैं तो भैया, मैं तो सब भूल गया, सब छोड़ दिया। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं जीवन के अच्छे और बुरे पहलुओं पर विश्वास करता हूं। यानी मुझे एहसास हो गया है कि जहां अच्छा गुड है वहां पे बैड भी होगा, जहां देव होगा वहां दानव भी होगा। ऐसा नहीं खाली देवे देव होगा वहां दानव नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का पूरक है। जहां लाइट होगा वहां डार्कनेस भी होगा। आई बात समझ में? ये एहसास हो गया है। लेकिन हम इंसान, मॉडर्न इंसान खाली अच्छा ही खोजते हैं, खाली लाभ, बेनिफिट, लॉस नहीं सोचते। यार जब बेनिफिट आएगा तो लॉस भी साथ में आएगा, दैट इज द बाई प्रोडक्ट। आई बात समझ में? आ जाओ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, मैं खतरे या डर के बारे में बताने का पक्षधर हूं। यानी जब आप अपने आप को जान जाओगे तो तुम अपने आप को छोड़ दोगे, अपने आप को मंजूरी दोगे बोलने के लिए। किस चीज पर? एवरी हैजार्ड, कोई भी संकट या विपत्ति होगी उस पर बोलोगे। यानी तुम विपदा से, संकट से डरोगे नहीं। जैसे मान लो आ गया कोरोना, आ गया तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी देखो पानी की क्राइसिस है। ये सब क्या है? ये संकट है, हैजर्ड है। इसे हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वह इससे परेशान हो जाता है, कैसे जिएंगे हम, हाँ, पागल की तरह करने लग जाता है, ठीक है। इसलिए कहता है भैया कि मैं तो भैया हर चीज पर बोल सकता हूं। मैंने खतरे या डर के बारे में बताने का पक्षधर हूं। यानी डर और खतरा की बात करना चाहिए, आंख बंद नहीं करना चाहिए, ठीक। मैं नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मैं अप्रतिबंधित प्रकृति पर विश्वास करता हूं। यानी प्रकृति में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, प्रकृति एकदम नेचुरल होता है, कोई वहां पे प्रतिबंध नहीं है। तो मैं नेचर विदाउट चेक यानी अप्रतिबंधित प्रकृति में भरोसा करता हूं, और ओरिजिनल एनर्जी के साथ, मूल ऊर्जा के साथ। अगर मैं अननेचुरल हूं तो मेरे अंदर जो एनर्जी होगी वो कैसा होगा? एकदम पॉजिटिव एनर्जी होगा, और मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ सारा चीज करता हूं, कभी भी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम अप्रतिबंधित लाइफ जीता हूं। यानी एकदम नेचुरल लाइफ जीना चाहिए। जैसे नदी बहती है ऊपर से नीचे की ओर, उस तरह मैं भी बहता रहता हूं, रोकता नहीं हूं अपने आप को, क्योंकि लाइफ का काम है बढ़ना, ठीक है। तो मैं नेचर विदाउट चेक यानी अप्रतिबंधित प्रकृति के साथ, मूल ऊर्जा के साथ, मैंने अप्रतिबंधित प्रकृति में मूल ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी को जीता हूं, और इन सब चीजों को एहसास करता हूं। इसीलिए मैं सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ करता हूं। अगर तुम भी चाहते हो कि अपने सेलिब्रेट योर सेल्फ एंड सिंग योर सेल्फ, तो फिर कवि की तरह आप बाह्य यात्रा बंद करो, अंतर यात्रा आरंभ करो। यही बात कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं इस कविता के माध्यम।
मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। कल हम इसके क्वेश्चंस, इसके की पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव्स डील कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, गुड नाइट, खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते भी रहिए। पढ़ना बंद मत करिएगा।